क्वेश्चन आज करेंगे ना हम, वो वाला समझाऊंगी मैं। ऑफ कर दूँ हुआ बंद। अच्छा एक चीज करो, ये रूलिंग लिख लो कि कौन कौन से को प्रायोरिटी ऑर्डर्स क्या दे रहे हैं, ये लिख लो एक बार। CRP पहली प्रायोरिटी हम कैसे देंगे, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, सही है। उसके बाद हम सेकंड एटम का क्या देखेंगे, आज एटम एटॉमिक नंबर देखेंगे अगर फर्स्ट एटम सेम है। डबल बॉन्ड count 2 times and triple bond count 3 times. Small ring will have more priority. Cis will have more priority. ये लिख लो जल्दी जल्दी, सही है। भेजा है, लिखे हुए हैं, पर एक बार पढ़ तो लो कम से कम। अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो कहाँ से करोगे, तो नोट्स निकाल के लेके आए तुम लोग हैं, मोबाइल में देखते हैं ना। देखो बेटा, इसमें क्या क्या बोल रहे हैं कि जिसका क्या होगा, सबसे पहले हम क्या देंगे, पहले एटम का जो तुरंत जुड़ा हुआ है कार्बन से, उसका एटॉमिक नंबर देखूंगी मैं सबसे पहले। जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, पहली होगी। अगर पहला दोनों सबका सेम है तो मैं सेकंड पे आ जाती हूँ। जिसकी सेकंड एटम की एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका क्या होगा, प्रायोरिटी ज्यादा होगी। डबल बॉन्ड कंटेन करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करेंगे, तो उसे कैसे तोड़ते हैं वो मैं भी सिखाऊंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड को 2 टाइम्स हम काउंट करते हैं और सिंगल बॉन्ड को किधर, ट्रिपल बॉन्ड को हम 3 टाइम काउंट करेंगे। स्मॉल रिंग होगी तो उसको हम कैसी प्रायोरिटी देंगे, पहली बड़ी रिंग से। उसके बाद सिस की प्रायोरिटी क्या होगी, मान लो एक एल्कीन है मेरे पास, सही है, और इसमें मेरे पास एक तरफ सिस्ट लगा हुआ है और एक तरफ मेरे पास यहाँ पे ट्रांस लगा हुआ है। तो मैं सिस वाले को क्या दूंगी, पहला नंबर दूंगी, और ट्रांस वाले को क्या दूंगी बेटा, दूसरा नंबर। हाँ आया समझ, सिस और ट्रांस की कहाँ पे डिफरेंशिएट हुई। अगर मेरे पास कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसपे क्या लगी हुई, एक सिस एल्कीन लगी हुई है और एक ट्रांस एल्कीन लगी हुई है, तो मैं ट्रांस वाले को दूसरा नंबर दूंगी प्रायोरिटी में, पहला नंबर सिस वाले को दूंगी। उसके बाद अगर मेरे पास आइसोटोप्स आते हैं, लाइक हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आ गए, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसको मैं पहला नंबर दूंगी। जैसे मैं टी को पहला नंबर दूंगी, फिर मैं ड्यूटेरियम, फिर मैं
हो गया, लिख लो। ये समझ में तो आ गया था कि कौन कौन तुम्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। आ गया था समझ में या नहीं आया था? अगर मैं तुमसे पूछूं कौन से आइटम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे रहे हैं तो निकाल पाओगे आराम से क्वेश्चन में? मेरे पास एल्कीन होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ। सुन लो सब लोग एक बार। अंश, मेरे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, sp2 कार्बन होने चाहिए। इस पे लगे, एक कार्बन पे लगे दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, ये x और ये y है, डिफरेंट होने चाहिए। सही है, एक कार्बन पे लगे दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तभी ये क्या देगा तुम्हारा, देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर मेरे पास एल्कीन है, मतलब साइक्लो एल्केन्स है, साइक्लो एल्केन्स मेरा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करते हैं और ये क्या देते हैं, मेरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देते हैं। बट इनमें भी क्या होने चाहिए, इनके ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ, अगर इस पे साइक्लो एल्कीन्स में, अगर मैं साइक्लो एल्कीन्स में आ जाती हूँ तो 8 नंबर की रिंग से छोटे वाले एक भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, 8 नंबर से छोटा वाला। अगर 8 नंबर की रिंग है मेरे पास, अगर ये रिंग है और तुमसे पूछी जाए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगी नहीं करेगी, तो ये शो करेगी, क्योंकि ये क्या करती है, ये फ्लेक्सिबल होती है। और ये क्या करती है, जैसे अभी ये तुम्हारे कार्बन कैसे दिख रहे हैं तुम्हें, हाइड्रोजन दोनों सिस फॉर्म में दिख रहे हैं। ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेती है जिसमें कि इसके हाइड्रोजन कैसे हो जाते हैं बेटा, ट्रांस हो जाते हैं। ये स्ट्रक्चर अभी सही नहीं है, कुछ इसमें कार्बन इधर उधर है शायद। ठीक है, तो इसे बनाना ऐसे मत, बट ये इस टाइप के स्ट्रक्चर में जाता है जहाँ पे ये क्या शो करने लगता है, ट्रांस शो करने लगता है। और बाकी क्या होते हैं, बाकी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को शो नहीं करते। तो 7 तक के कार्बन, 7 तक की रिंग्स होती है साइक्लो एल्कीन्स, इसलिए वो क्या करती है, वो ट्रांस शो नहीं करती है, वो सिर्फ सिस फॉर्म में रहती है। और इसीलिए वो क्या करती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं कर रही। इसके बाद मैंने और क्या बताया, एक मैंने एजो ग्रुप बताए थे तुम्हें, ठीक है, वो शो कर रहे थे। तो बस इतना ही था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, जो तुमसे पूछा जाता कि कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो कर सकता है। एक तो क्वेश्चन इससे आ सकता है कि 4 एल्कीन्स उसने तुम्हें बना के दे दी और पूछ लेगा किसमें हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछा जा सकते हैं कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। सेम गोज टू पूछ सकते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर्स किधर होंगे, कितने होंगे। एक डबल बॉन्ड एक ज्योमेट्रिकल सेंटर की तरह काम करता है, ऐसा मत करना कि दोनों कोने पे ही है, क्योंकि अभी हम एक चीज और पढ़ेंगे और उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए समझा रही हूँ। अगर एक डबल बॉन्ड है जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रही है, तो उससे एक ज्योमेट्रिकल सेंटर के तौर पे काम करेगा। वो ऐसा नहीं कि उसको दोनों अलग अलग कारण गिनोगे कि ये 2 कारण हैं। अगर मैंने तुम्हें ये रिंग दे दी है, पहले तो ये बताओ मुझे, इसमें दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? एक करेगी। कौन सी वाली करेगी, ये बी वाली या ए वाली? ए वाली करेगी। ये वाली इसलिए नहीं करेगी क्योंकि यहाँ दोनों हाइड्रोजन करेंगे, ठीक है। तो ये वाला मेरा ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं हुआ, ज्योमेट्रिकल सेंटर मेरे पास सिर्फ एक हुआ,
नहीं, अगर ये सिमेट्रिकल सेंटर है क्या, अनसिमेट्रिकली वो हो जाएगी तुम्हारी, क्या अनसिमेट्रिकल, मेरी कंपाउंड कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। तो 2 की पावर n करके मैं इसकी क्या निकाल सकती हूँ, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। आया समझ आराम से? अब निकाल लोगे आराम से। वो जो 3 फॉर्मूला है वो तो याद ही करने पड़ेंगे, उसकी मेरे पास कोई दवा नहीं है कि इसको ऐसे निकाल सकते हैं, इसको वैसे निकाल सकते हैं। ट्रिक्स पे मत जाना, सिर्फ 3 ही फॉर्मूला याद करें। अब देखो बात करते हैं बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होती हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब जैसे कि जो तुमने प्रिज्म से पढ़ी होगी, एक निकोलस प्रिज्म होता है, उससे हम एक लाइट को ट्रांसफर करते हैं, फिर वो कैसी हो जाती है, प्लेन पोलराइज हो जाती है। उसको जब हम उसके सामने कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, तो अगर वो क्या कर रही है, डेविएशन वो कर रही है, प्लेन पोलराइज लाइट को डेविएट कर रही है, तो मेरा कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया। और अगर उसने प्लेन पोलराइज लाइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाया, तो वो मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसको मैं लिख रही हूँ प्लेन पोलराइज्ड लाइट का पीपीएल, सही है, समझ लेना अपने आप, नोट्स में लिखा हुआ होगा। पीपीएल का मतलब है अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएशन शो कर रहा है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ये मुझे क्या देगा, ऑप्टिकल आइसोमर देगा। और अगर इसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएशन शो नहीं किया के साथ, तो ये क्या करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर ये शो कर रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये शो नहीं कर रहा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव, जब ये ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव की बात करेंगे तो मैं अभी सिखाऊंगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, सही है, क्योंकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाल के तो देखेंगे नहीं हम लोग। वहां पे हमें क्या सीखना पड़ेगा, सिमेट्रीज के बारे में बात करनी पड़ेगी। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो या तो ये लाइट को किधर को घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्या घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, और या फिर कैसा घुमाएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो अगर ये क्लॉकवाइज घुमाता है तो इसे डी फॉर्म कहते हैं या प्लस फॉर्म कहते हैं। जैसे तुमने पढ़ा होगा डी ग्लूकोज, पढ़ा है डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, तो वो कहाँ से आते हैं, वो हमारे कैसे आइसोमर्स हो जाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाते हैं। अगर इसने क्लॉकवाइज घुमाया तो डी फॉर्म आ जाएगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो एल फॉर्म आ जाएगी। एल फॉर्म को हम नेगेटिव साइन भी लगाते हैं, समटाइम माइनस ग्लूकोज लिख देंगे या एल ग्लूकोज लिख देंगे। सेम गोज टू डी को हम प्लस से डोनेट भी करते हैं, या तो प्लस ग्लूकोज लिख देंगे या क्या लिख देंगे, डी ग्लूकोज लिख देंगे या डी फ्रक्टोज लिख देंगे, जिसकी भी हम बात करते हैं। देखो अब यहीं पे हम एक बात करेंगे बेटा कायरल कार्बन की। व्हाट इज द कायरल कार्बन या कायरलिटी क्या है? कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन है, कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं ये बताओ पहले तुम मुझे। 4 बॉन्ड बनाता है। अगर मेरा कोई ऐसा कार्बन है जिसके चारों बॉन्ड के साथ डिफरेंट एटम्स अटैच्ड है, तो वो मेरा कार्बन कैसा कार्बन कहलाता है, कायरल कार्बन कहलाता है। अगर मेरा यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेरा मीथेन है, मिथाइल है, यहाँ पे मेरा इथाइल है और यहाँ पे मेरा क्लोरीन है, तो ये कार्बन मेरा कैसा कार्बन हुआ, ये कार्बन मेरा बेटा कायरल कार्बन, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसीज क्या हो रही है, डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई हो रही है। अगर यहीं पे मैं क्या ले लूं, तो क्या ये कार्बन मेरा कायरल कार्बन होगा? नहीं होगा ना। यहाँ पे मुझे बताओ नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स कितने हैं? दिख रहा है ग्रुप सभी को या नहीं दिख रहा किसी को? समस्या हो जाए तो ऊपर करो। बताओ दिख रहा है? बताओ कितने कायरल कार्बन्स हैं इसमें? कायरल कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग है, लगाओ।
इसमें एक भी कायरल कार्बन नहीं है, जीरो आया। ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन देखो, इसकी CH3 और इसको भी CH3 ही बोलते हैं, बोलते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एक हाइड्रोजन हुआ कैंसिल आउट, एक CH3 और एक CH3 हुआ कैंसिल आउट, और यहाँ तो सबके सब CH3 का हाइड्रोजन है, तो ये कैसे हुआ? यही तो देखना था। क्वेश्चन पूछा जाए तो ये जरूरी नहीं है उसका आंसर 1 या 2 3 4 ही हो, कभी कभी 0 भी पूछता है। ऑप्शंस में तुम्हें 0 भी दिया होगा। अब मुझे बताओ इसमें कितने कायरल कार्बन हैं? यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ कार्बन है। बता दो रश्मि, इधर देखिए बताओ, नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स बताओ मुझे इसमें। एक, क्या हुआ बताओ? ये वाला कायरल है क्या? नहीं है। ये वाला कायरल है क्या? नहीं है। ये वाला कायरल है क्या? नहीं है। सिर्फ कायरल कौन सा हुआ बेटा? ये वाला। तुम्हारे पास कितने कायरल कार्बन हुए? एक कायरल कार्बन। तो अगर इसके पास एक कायरल कार्बन है, कोई और कायरल आया था क्या? कौन सा लास्ट वाला कहाँ से कायरल आएगा बेटा? ये दोनों हाइड्रोजन आएगा। एक तो इधर से वो CH2 से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन आएगा और एक Cl भी तो है, चारों अलग हो गए ना। 2 हाइड्रोजन है, एक CH2 और एक Cl, कहाँ से दोनों चारों अलग हुए? मैंने कर दिया। हाँ हमने यही तो बना के दिया था। हाँ, लेकिन ये वाला फिर वो क्लोरीन वाला कैसे आया? क्लोरीन वाला ऐसे आया, एक तरफ से इससे जुड़ा हुआ है, एक तरफ से ये इस चेन से जुड़ा हुआ है, एक तरफ ये क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो एक ही तो हाइड्रोजन बच रहा है। नहीं, ये वाला जो क्लोरीन के वो वाला कार्बन है, इसको हम पूरा इधर वाला जो ग्रुप है CH3 CH2 पूरा लेंगे। हाँ, ये पूरा ग्रुप इसका है ना, इससे ये पूरा ग्रुप अटैच है और इससे ये पूरा ग्रुप है। आया समझ? अब बताओ इसमें अरे 1 2 और 3, सही है? सिर्फ 3। अब देखो, हमें ज्यादा चीजें थ्योरी वाइज मैं तुम्हें नोट्स भेज रखी हूँ, उससे पढ़ना। मैं तुम्हें सिर्फ क्या करना सिखा रही हूँ, यहाँ पे क्वेश्चंस करने सिखा रही हूँ। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है बेटा कि प्लेन प्रेजेंट है या नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब समझो, जैसे कि मैं ये बना रही हूँ, ठीक है, मैंने ये बनाया, अगर मैं इसे आधा आधा काटूंगी ऐसे, तो ये दोनों तरफ बराबर कट जाएगा, सही है? यहीं पे अगर मैं एक अल्फाबेट P बना रही हूँ, तो मैं क्या इसे कैसे भी हाफ में काट सकती हूँ? ऐसा कोई भी आर्टिफिशियल प्लेन जो किसी भी मॉलिक्यूल को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे, वो क्या कहलाता है? हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, कैसा भी प्लेन प्रेजेंट हो सकता है, सही है? तो वो मेरी क्या कहलाती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। वहीं पे एक आती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ
सिमेट्री। अगर मेरे 180 पे सेम ग्रुप प्रेजेंट है इधर इधर, तो ये क्या होगी? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री का एक एग्जांपल देखो। अगर मेरा यहाँ पे CH3 है और यहाँ H है और यहाँ CH3 है और यहाँ H है, तो यहाँ पे ये वाला ऊपर है, ये वाला नीचे है, एक दूसरे के 180 हो गए। ये वाला ऊपर है और ये वाला नीचे है, एक दूसरे के 180 हो गए। कौन है मेरा? ठीक है, मैंने एक यहाँ पे ये लगाया है और एक यहाँ पे ये लगाया है। ठीक है, इसकी कैप इसको मान लेना और इसकी कैप इसे मान लेना, इस वाले पे कैप लगी। अगर मेरा मैं देखूं तो ऊपर वाला ऊपर है और नीचे वाला कहाँ है? नीचे है। इसकी नींव इधर है और इसकी नींव इधर है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को कैसे एकदम कट कर रहे हैं ना, क्रॉस बना रहे हैं ना एक दूसरे का। तो इस वाले मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसे दिखाऊंगी और ये सब सेम है, जैसे ऊपर वाला इसका ये वाला सेम है और ये वाली चीज एक ही है, CH3 है दोनों, और ये H है और ये भी H है, तो ये इसमें क्या प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। अगर यहाँ पे एक भी डिफरेंट हो गया, मान लो ये इसके ऊपर फ्लोरीन लग गया, नीचे हाइड्रोजन है और यहाँ मिथेन है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए? अपोजिट दोनों साइड के सेम होने चाहिए। आया समझ या नहीं आया? आ गया ना? जब हम कोई भी ये बनाएंगे डायग्राम 2D में, तो हमें देखना होगा कि ऊपर वाला और इसके अपोजिट वाले कार्बन का, नीचे वाला और ऊपर वाला सेम होना चाहिए, ऊपर वाला ये वाला सेम होना चाहिए, अगर मैं 2D में बना रही हूँ। समझे? ऐसा नहीं है कि इस वाले पे और इस वाले में मैं निकाल दूँ। ये समझ आया? हमारे डायगोनल के ही कार्बन होने चाहिए। कार्बन कौन से होने चाहिए? जो हमारे डायगोनल पे। ऐसा नहीं है बराबर वाले एडजेसेंट पे हमने निकालना है। निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक ये चाहिए, एक ये चाहिए, और इस पे जो ऊपर होगा वो इस पे नीचे होगा, जो इस पे नीचे होगा वो इस पे कहाँ पे होगा? ऊपर होगा। इतना ध्यान रखना। अब एक चीज सुनो, ऑप्टिकल आइसोमर्स होने की कंडीशन यहीं से आती है। अगर मेरी एक भी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट है, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। मुझे उसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या देखना है कि मेरे में कोई सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है, चाहे वो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, चाहे वो मेरी हो प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हो गया? मान लो मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं, मतलब सॉरी, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। अब साइक्लोहेक्सेन पे क्या हो गया बेटा? एक तरफ Cl लगा हुआ है और एक तरफ Cl लगा हुआ है, और मैंने इसे काट दिया हाफ हाफ में, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। अगर मेरे पास Cl, हाँ ये है ओपन चेन में भी, ठीक है, मैं इसको बीच से काट सकती हूँ क्योंकि ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या है बेटा? सेम, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इनमें क्या नहीं होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। देखो ना, तो यहाँ कायरल कार्बन बन रहा है, कायरल कार्बन होता तो इसमें प्लेन प्रेजेंट ही नहीं होता। CH3 CH2 CH3 है मेरे पास, ठीक है। इसमें क्या है? मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि CH के पास 2 हाइड्रोजन हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 मेरे CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। अगर मैं इसे काटूंगी तो एक हाइड्रोजन और एक CH3 चला जाएगा। अगर मैं इस साइड काटूंगी तो एक हाइड्रोजन एक CH3 का। बट अगर ये कायरल कार्बन हो जाता मेरा, तो जैसे ही मैं प्लेन लगाती यहाँ पे, ठीक है, ये मॉलिक्यूल की दोनों साइड क्या हो जाती है बेटा? डिफरेंट हो जाती है। एक के साथ फ्लोरीन जा रहा होता है, एक के साथ हाइड्रोजन जा रहा होता है। इसीलिए हमने क्या बोला? जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, एक कायरल कार्बन, वहां पे हमारा क्या होगा? जरूर से जरूर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कुछ होगा। और जहां पे मेरी प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गई, वहां पे मेरी कोई भी क्या नहीं होगी? ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हुआ। इतना समझ में?
अब देखो इसके बाद आता है बेटा इसी में RS नोमेनक्लेचर। क्या आता है? RS नोमेनक्लेचर। RS में मुझे क्या देखना होता है, मेरे पास एक कोई कार्बन दिया होता है। जैसे अभी तक हम क्या देख रहे थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले के लिए देख रहे होते थे। यहाँ पे हम एक कार्बन के अराउंड क्या देखते हैं, उसके चारों बॉन्ड्स में कैसा रिलेशनशिप है। अगर मेरे पास एक कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ लगाया और यहाँ पे 4 बॉन्ड्स मैंने बना दिए। हम इसको 2D में स्टडी करेंगे पूरे को, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिए, 4 कार्बन्स लगा दिए। अब इन 4 कार्बन्स की मुझे ये पता है ऑप्टिकली एक्टिव करने के लिए मुझे कैसा कार्बन चाहिए, कायरल कार्बन चाहिए। कायरल कार्बन के लिए इसकी चारों की चारों क्या होनी चाहिए बेटा, डिफरेंट होनी चाहिए सब्स्टिट्यूट जो भी इससे लगे हुए हैं, से जितने भी अटैचमेंट है। अब मैं तुमसे इससे पूछूंगी ये R है या S, ठीक है। और RS निकालने के लिए हमें वही रूल फॉलो करना आता है, CIP रूल, जो अभी मैंने रूल्स लिखा है तुम्हें, ठीक है। अब CIP रूल्स में देखो क्या था, सबसे पहले हमें क्या देखना था बेटा, एटॉमिक नंबर। अब देखो यहाँ पे भी कार्बन आएगा, ET का मतलब क्या हो गया, इथाइल, CH2 CH3, सही है। Me का मतलब होता है मिथाइल, CH3। ऑक्सीजन है, यहाँ पहला आइटम क्या आएगा, कार्बन आएगा। यहाँ पहला आइटम क्या आएगा, कार्बन आएगा। यहाँ पहला आइटम क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। अगर ये ऑक्सीजन आ रहा है तो मैंने इसे दिया पहला नंबर, ठीक है, इसको पहला नंबर दिया। उसके बाद इस कार्बन के बाद कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं बेटा, 3। इस कार्बन के बाद 2 हाइड्रोजन आ रहा है और 1 कार्बन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस वाले को प्रायोरिटी इससे ज्यादा मिलेगी। इसको मैं क्या दूंगी, 2 नंबर, सही है। और इसको मैं क्या दूंगी, 3 नंबर, और फिर इसको दूंगी मैं 4 नंबर। अब हमें जाना कैसे होता है, हमें 1 से 2 पे, 2 से 3 पे जाना होता है। 1 से 2 पे और 2 से 3 पे जाना होता है। दिख नहीं रहा क्या इधर तो, ठीक है। अब सही है सबके लिए। अब देखो मुझे क्या करना है, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे जाना है। मेरा 1 नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे। फिर 1 के बाद ऐसा नहीं है मैं 3 पे जाऊंगी, 1 के बाद मुझे कहाँ जाना है, 2 पे। तो मैं किस साइड जाऊंगी, 2, 4 बीच में आ रहा है, कोई बात नहीं, इससे मैं आगे 3 पे। अगर मैं इस रोटेशन को देखूंगी तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, उल्टे हाथ की तरफ। हम यहाँ से गए और हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये क्या हो गया मेरा, एंटी क्लॉकवाइज, सही है। जनरली जब एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है और हमारी प्रायोरिटी इस पे आ रही होती है, कैसी लाइन है ये वाली, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रही होती है। तो हमारी क्लॉकवाइज के लिए हम यहाँ पे रखते हैं S, और हाँ एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऐसा रख, नहीं एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैं रखूंगी यहाँ पे R, सही है। और क्लॉकवाइज के लिए हम यहाँ पे रखते हैं S। अब ये देखो क्यों, देखो पहले इससे भी पहले एक चीज, अगर मैं इस वाले को बनाती हूँ ना, तो ये समझो ये बेज पे है और ये वाली चीज जो दोनों कार्बन है वो मेरे डेस्क पे है, समझे। ये क्या है, दोनों बेज पे है, जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइंस है दैट इज ऑन बेस, और जो वर्टिकल लाइंस है वो मेरी किस पे है, और उस पे है, डेस्क पे है। अगर मेरे 4 नंबर यहाँ आएगा या 4 नंबर यहाँ आएगा, सही है, तो मैं क्या करूंगी, क्लॉकवाइज के लिए R करूंगी, हाँ क्लॉकवाइज के लिए R करूंगी, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या करूंगी मैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैं S करूंगी। कितना आया, क्या नहीं आया, सुनोगी पूरी बात तब आएगी ना। एक कार्बन के जो ये वाली चीजें होती है, जो मेरा हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है मैं उसे लेती हूँ वर्टिकल में, जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है उसे मैं बेंच पे ले रही हूँ,
के नहीं दिखाना, मैं सिर्फ सिखाने के लिए कुछ चीज बता रही हूँ। जब भी प्रायोरिटी तुम्हारी किस पे आ रही है, डेस्क पे आ रही है 4 नंबर की, लास्ट प्रायोरिटी डेस्क पे आ रही है, तो तुम्हें क्या करना है बेटा, क्लॉकवाइज को क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज आ रहा है, सही है। और एंटी क्लॉकवाइज मेरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मेरा एस है। और अगर मेरी प्रायोरिटी इस पे आ जाती है, लास्ट वाली चौथी प्रायोरिटी कहीं पे भी, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, समझ लो, ठीक है। अगर मेरी चौथी प्रायोरिटी बेस वाले पे आ गई तो इसका रिवर्स कर देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा, आर हो जाएगा, और क्लॉकवाइज हो जाएगा तो एस हो जाएगा। सेम गोज टू अगर तुम्हें ये वाला इस टाइप से दिया हुआ है, अगर ऐसे ही तुम्हें एक ये रिप्रेजेंटेशन आती है बेस और डेस वाली, ठीक है, एक बेस और डेस वाली आती है। अगर मेरा लास्ट प्रायोरिटी इस पे है 4 पे, मुझे जाना 1 से 3 पे ही है, 1 नंबर इसे है, 2 नंबर इसे है और 3 नंबर इसे है मान लो, और चौथा नंबर मेरा किस पे है, बेज पे है। तो अगर मैं क्लॉकवाइज चली तो मेरा क्या आ जाएगा बेटा, एस आ जाएगा, नहीं आएगा। अभी तक मैंने सादा रिप्रेजेंटेशन वाले में तुम्हें समझाया था, अब ये वेजिटेस वाली रिप्रेजेंटेशन समझो। वेजिटेस रिप्रेजेंटेशन में हमारे क्या होते हैं, 2 पॉइंट हमारे आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, 2 पॉइंट हमारे प्लेन्स में होते हैं। अगर मेरी प्रायोरिटी चौथे नंबर की डेस्क पे आ रही है, सही है, चौथे नंबर की प्रायोरिटी मेरी डेस्क पे आ रही है, तो ये कैसा चलेगा, इस वाले की तरह चलेगा। आया समझ में? अगर मेरा चौथा नंबर यहाँ पे था तो ये दोनों सेम हो गए, तो इसमें क्या था, एंटी क्लॉकवाइज क्या था, एस था, एंटी क्लॉकवाइज एस था, और क्लॉकवाइज क्या था बेटा, आर। ओके, आई इतनी चीज समझ में? अगर यही में मेरी, अगर इस वाले में मेरी जो लास्ट प्रायोरिटी है 4th वाली, वो इस पे आ जाती है, किस पे आ जाती है, मेरी वेज पे आ जाती है, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आर हो जाएगा बेटा, और क्लॉकवाइज मेरा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब ये तुम्हें याद समझ के अपने आप ही समझाना पड़ेगा, किसी भी तरीके से करो। तो ये वाला किसकी तरह हो जाता है, जब हमारा यहाँ पे हो, क्वेश्चंस करो बार बार, अपने आप ये चीजें याद हो जाती है, किसी को ही अलग से याद करनी नहीं पड़ती। क्लॉकवाइज के लिए जनरली क्या होता है, सिंपल ही सीखो, जनरली क्या होगा, अगर मेरा जनरल है बिल्कुल, जिसमें कि डेस्क पे मेरी चौथी प्रायोरिटी है, तो उसके लिए क्लॉकवाइज के लिए आर आ गया। अगर वही प्रायोरिटी मेरी किस पे आ गई, बेज पे आ गई, तो मैं उसे रिवर्स कर दूँ, तो आर का एस हो जाएगा और एस का आर हो जाएगा। आया क्वेश्चन करें? हाँ, एक चीज और भी तो रह गई, अगर प्रायोरिटी इन दोनों से ना होकर प्लेनर पे आ जाती है, तो हम करते हैं बेटा इवन ट्रांसफर। अगर यहाँ पे है मान लो मेरी चौथी प्रायोरिटी, यहाँ पे है मेरी तीसरी प्रायोरिटी, यहाँ पे है मेरी दूसरी और यहाँ पे है मेरी पहली, तो मुझे कोशिश ये करनी है 2 ऐसे ट्रांसफर्स करूँ मैं नंबर्स के, कि ये यहाँ पे या यहाँ पे आ जाए, किसी ऐसे पे आ जाए, बेज या डेस्क पे आ जाए। तो हमेशा इवन नंबर पे मुझे ये कैलकुलेशंस करनी है। लाइक इवन नंबर्स का मतलब मैं पहले इन दोनों को इंटरचेंज करूँ, पहले मैंने एक को इंटरचेंज किया, 4 यहाँ जाएगा, सॉरी 1 यहाँ गया, मेरा जो 1 वाला ग्रुप था उसको मैंने यहाँ पहुँचाया, ठीक है। जो मेरा चौथे नंबर का ग्रुप जो भी लगा हुआ होगा वो मेरा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। उसके बाद मेरे बेज और डेस्क 3 और 2 ऐसे ही रहते हैं,
फिर मैं भले इसका इंटरचेंज 3 से करूँ या 2 से करूँ, वो मेरी अपनी चॉइस है। अगर मैंने इसको यहाँ से इंटरचेंज कर लिया 1 2, फिर ये किस पे आया 4 और ये 3, अब मैं इसकी क्या निकालूंगी, कैलकुलेशन करूंगी कि आ रहे हैं ऐसे। आई समझ में या नहीं आई? अगर मेरा प्लेनर पे है तो प्लेनर पे RS निकालने के लिए मुझे पहले उसमें 2 इंटरचेंज करने पड़ेंगे जो ग्रुप के इंटरनली होंगे। किन्हीं भी 2 बॉन्ड्स को चेंज, 2 बॉन्ड्स के सब्स्टिट्यूट को आपस में चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ आयोडीन। सही है? हाँ, ये चौथा नंबर इसे आ जाएगा, बाकी किसी को कोई सा नंबर है बाद में देख लेंगे। हमें पता चल गया हमारा चौथा नंबर कहाँ पे आ गया, प्लेन वाले पे आ गया। अब मैं इसको क्या करूंगी बेटा, इसको मैं तुरंत इंटरचेंज किससे करूंगी, क्लोरीन से। क्लोरीन यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, क्लोरीन कहाँ जाएगा यहाँ, और आयोडीन आयोडीन की जगह पे। अब मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर लूंगी। क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, यहाँ आई आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। उसके बाद मैं इसे नंबरिंग कर लूंगी 1 2 और 3 और 4। सही है? मैं 1 से 2 2 से 3 गई, एंटी क्लॉकवाइज गई, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आया? क्वेश्चन कराओ ना? हाँ, अभी ले लेना, क्वेश्चन करते हो सब समझ में आएगा। देखने की लिखनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे लिखने तो गड़बड़ हो जाएगा। हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ पे बेटा CH3 है। यहाँ OH है, यहाँ NH3 है, यहाँ OCH3 है और यहाँ पे H है। यहाँ पे H है, यहाँ पे D है, यहाँ T है और CH3 है। पहली बात तो ये देखो, ये सबके सब ऑप्टिकल सेंटर्स हैं क्योंकि ऑल आर कायरल कार्बन्स। किसी में ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही मेरी क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पूरे मॉलिक्यूल। अब मैं यहाँ पे नंबरिंग करना शुरू करती हूँ प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें क्या देखना है, एटॉमिक नंबर देखना है। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का सबसे ज्यादा है, पहला। फिर कार्बन फ्लोरीन में फ्लोरीन का ज्यादा है, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है? अब मैंने तुम्हें अभी एक डायग्राम बना के दिखाया, मेरी किस पे आ गई बेटा, चौथा नंबर वेज पे आ गया। सही है? तो अब मैं जनरल पहले चलती हूँ, ये चलेंगे हम 1 से 2 2 से 3 आए। ठीक है? ये कैसा चला, क्लॉकवाइज चला। अगर ये क्लॉकवाइज चला तो ये R होना चाहिए था, बट ये क्या है, R ना होके ये क्या होगा बेटा, S, क्योंकि हमारा ये कहाँ पे आया है, चौथे नंबर का ग्रुप वेज। आया नहीं आया? अब इस वाले में एक बार करो, आया नहीं आया तो करो। ये ऑक्सीजन है, कौन सा बेटा, CH3। हाँ OCH3 है, मिथॉक्सी ग्रुप है। सारे नियम याद रखना, सबसे पहले मुझे फर्स्ट एटम की देखनी है, देन मुझे सेकंड एटम देखना है, अगर दोनों बराबर है। जैसे कि इसमें देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन से ज्यादा वाले ये दोनों हैं। सही है? अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन का अगला यहाँ पे क्या है, H है, और यहाँ पे क्या है, कार्बन है। पहली प्रायोरिटी इसे दोगे और दूसरी प्रायोरिटी इसे दोगे, तीसरी इसे दोगे और चौथी इसे दोगे। अब करो, बताओ क्या आएगा। क्या आ जाएगा, दिमाग लगाओ। 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे जाना है।
ठीक है, तो क्या आएगा, ये ऐसा आएगा। और मेरा जो चौथा वाला है वो मेरा वर्टिकल पे है, तो वो चेंज भी नहीं होगा। सही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, आर आई, ऐसा ही आया। अब इस वाले में करो एक बार। बेटा क्या नाम है लास्ट में तुम्हारा? आज क्वेश्चन कर रहे हो? राहुल, तुम्हारा कॉपी पेन कहाँ है? क्या लास्ट वाला क्या है? आर एस में क्या आएगा? कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आर आई है ऐसा ही, ऐसा ही है। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा और ये 4 आएगा। सही है, मुझे कहाँ से जाना है? 1 2 3। तो मैं ये कैसे गई, एंटी क्लॉकवाइज गई और ये ऐसा आएगा क्योंकि ये किस पे है, वर्टिकल पर। कॉपी पेन में उठाना है। इससे पहले वाले में नंबर पता नहीं है, उससे समझ नहीं आ रहा है। नंबर समझ में नहीं आया, ठीक है। यहाँ OH है बेटा, यहाँ OCH3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है उसमें, बता मुझे एक मिनट। NH2 होगा ना, तो वो गलत हो गया, NH2 होगा वहाँ पे, क्योंकि एक बार कार्बन की बैलेंस से कुछ भी देख लिया करो। और यहाँ पे हाइड्रोजन। देखो ये तो समझ में आ रही है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ज्यादा है, ये भी समझ में आ रहा है नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ज्यादा है। कंफ्यूजन यहाँ वाले में हो रही है। सही है, पहला आइटम मेरे लिए दोनों तरफ ऑक्सीजन है, देन मैं सेकेंड आइटम पे जाऊंगी। अगर मैं सेकेंड आइटम पे जा रही हूँ तो इधर बेटा क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, कार्बन है। तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, कार्बन वाले का ज्यादा, तो इसे पहला नंबर और इसे दूसरा नंबर, फिर इसे तीसरा नंबर और इसे चौथा नंबर। और ये कहाँ से ये जाएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा बस। अब देखो C डबल बॉन्ड H, CH2OH, बताओ पढ़ो और देखो, सारे उसमें लिखा हुआ है क्या कैसे करना है। सबसे पहले तो इन सबके एटम्स देख लो। यहाँ कार्बन है, यहाँ क्या है, कार्बन है, यहाँ क्या है, कार्बन। अगर ये सबके सब सेम है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेके आएंगे, सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहले किसे देंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले को, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ था, वो 2 के बराबर गिना जाएगा, लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे एक, यहाँ पे हाइड्रोजन है बेटा, और दूसरा नंबर किसे दोगे, छोटी रिंग को दोगे, तो उसे दोगे। फिर तीसरा नंबर किसे दोगे, बड़ी रिंग को दोगे। फिर लास्ट वाले को चौथा नंबर दोगे। निकालो,
सॉरी क्लोरीन को, पहले क्लोरीन को, ठीक है। ठीक है, सही है। हाँ, पहला हम किसे देंगे? क्लोरीन को, दूसरा ऑक्सीजन को, तीसरा इसे और चौथा इसे। अब 1 से 2 पे, फिर 2 से 3 पे, ये कितना आया? R आया। बट यहाँ पे हमारी चौथी किस पे? वेज पे, तो क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। सेम इसमें करके देखो, इस वाले में भी करो बेटा। क्या दोगे? पहला, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। जाना कहाँ है? यहाँ से यहाँ। S जाए गया है, बट नहीं, सॉरी, हाँ S गया है, बट ये R हो जाएगा। आया या नहीं आया? रश्मि, आया नहीं आया? चलो कर लो इस वाले को। क्या आया? सबसे पहले कहाँ जाएंगे? हम इस पे जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड पे जाएंगे, फिर इस पे जाएंगे और ये 4 नंबर आ जाएगा। जब निकालना इसको क्या आ रहा है इसका? ऐसा आना चाहिए था बट आर आएगा, ठीक है। यही आ जाएगा सबका। अब देखो, अब एक चीज आती है डायस्टीरियोमर्स आइडेंटिकल, मतलब तुम्हारे पास क्या दिए होंगे? अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिए होंगे, ठीक है। उसमें तुमसे ये पूछेगा कि कौन से डायस्टीरियोमर्स है, कौन से आइडेंटिकल है, कौन से क्या है एनेंशियोमर्स है। अगर मेरे पास सिर्फ एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो या तो एनेंशियोमर होगा या क्या होगा? आइडेंटिकल। अगर मेरे पास एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो मेरा क्या होगा? या तो आइडेंटिकल होंगे वो। अगर दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गई, लाइक R का R आ गया और S का S आ गया, जैसे कि ये दिया हुआ था, क्या समस्या है? बंद करना, वो करेगा मैं करूँगी। क्या है? करने नहीं दे रहा। क्या है? चलो ये बता मैं। ठंड लग रही है। क्लास में फालतू को डिस्टर्बेंस तब मत करना।
क्योंकि वास्तविकता में तुम लोगों का सिलेबस खत्म करने के लिए इतना कम टाइम दिया गया। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी यहाँ से। मैंने पढ़ा दिया अपनी तरफ से, तुम्हें समझ में आए ना आए तुम्हारी प्रॉब्लम है। नोट्स में रात भेज चुकी हूँ पूरे के, मेरा काम खत्म हो चुका है। अगर अब मैं समझा रही तो इसलिए कि अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कर लो। तो इसलिए छोटी छोटी बातों पे कि लाइट नहीं चल रही या पंखा नहीं चल रहा या पंखा क्यों चल रहा है, ये फालतू वाली चीजें मत करो। ना इतनी ठंडा ना इतनी गर्मी है कि दोनों व्यवस्थाओं में तुम नहीं पढ़ सकते। देखो कॉपी पेन चलाओ जल्दी जल्दी। हाँ मेरे पास सिर्फ एक कायरल कार्बन है कंपाउंड में, तो वो मेरा या तो आइडेंटिकल देगा या फिर मेरा क्या देगा, इनैंशियोमर्स देगा। अब इनैंशियोमर्स क्या होते हैं और आइडेंटिकल्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल्स ऐसी मिरर इमेज है जो एक दूसरे को क्या कर देगी बेटा, सुपर इम्पोज कर देगी। सुपर इम्पोज से मतलब है अगर मैं इसको लूंगी, ठीक है, और इसको मैं शीशे में देख रही हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे एक मेरा ये है सही, कुछ नहीं है, यहाँ प्लेन लगा दिया और इसकी सीधी सीधी सेम सब तरफ से ऐसे बन गई, इसको उठाऊंगा मैं इसके ऊपर रख दूंगा, तो ये पूरा का पूरा बिल्कुल बराबर से ढक गया, तो ये मेरा सुपर इम्पोजिबल कहलाएगा। आया समझ या नहीं आया? अगर मैंने यहाँ से कोई चीज उठाई और इसने से पूरा ढक लिया सही तरीके से, तो वो मेरा क्या कहलाया, सुपर इम्पोजिबल कहलाया। और अगर मेरा क्या हुआ बेटा, अगर मैंने कोई ऐसा बनाया कंपाउंड, लाइक इधर मेरा OH है, इधर मेरा H है, इधर CH3 है और इधर मेरा क्या आ गया, C2H5 है, ठीक है। और जब मैं मिरर में गई तो इधर OH आ जाएगा, इधर कार्बन आ गया और इधर मेरा मिथाइल आ गया और इधर मेरा हाइड्रोजन और यहाँ मेरा C2H5 आ गया। और जब मैंने इसे उसे उठा के यहाँ पे रखा तो इसके ऊपर OH आ गया और इसके ऊपर CH3 आ गया, तो ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है। क्या हुए, सुपर इम्पोजिबल नहीं हुए, क्योंकि सेम एटम ने सेम एटम को नहीं ढका है, तो वो मेरे क्या कहलाएंगे, इनैंशियोमर्स। ऐसी मिरर इमेज जो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, दैट इज कॉल्ड इनैंशियोमर्स। जो यहाँ लिखा हुआ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को हम क्या कह रहे हैं, इनैंशियोमर्स, ठीक है। इसके बाद दो इनैंशियोमर्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, सेम। तुम दोनों को बहुत बातें करनी है, ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा लगेगा बच्चा। अब देखो एक चीज, अगर मैं तुम्हें दे रही हूँ, आपस में बिल्कुल फालतू की बातें इस टाइम मत करो, सही है। बहुत पेपर में आने वाली चीज चल रही है, तब भी तुम लोग सीरियस नहीं हो, तो पता नहीं क्यों पढ़ रहे हो। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगी, क्या बनेगी, OH बनेगी,
H इधर जाएगा, CH3 यहाँ रहेगा बेटा और Br यहाँ रहेगा। जरा इन दोनों के RS कॉन्फ़िगरेशन निकालो, दोनों का RS कॉन्फ़िगरेशन निकालो। इसमें तुम किसे पहला नंबर दोगे? ब्रोमीन को पहला नंबर दोगे। दो जल्दी जल्दी करो। ब्रोमीन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। हम यहाँ से चलेंगे, S गए बट आएगा क्या मेरा R आएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें जाऊंगी 1 2 3 एंड 4, समझे। यहाँ से कहाँ गए मैं, यहाँ जाना है मुझे, R आना चाहिए था बट आएगा क्या S। R का अगर S आ रहा है, दो इमेजेस जब भी मैं बना रही हूँ और R का S आ रहा है, तो मेरे को क्या कहलाएंगे आपस में? इनएंशियोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इनएंशियोमर्स। अगर मेरे पास कोई भी दो वो दिए हुए हैं, क्या मतलब दो फिगर्स तुम्हें दे दिए, दो कायदे कार्बन, ठीक है, तो उनका RS निकाल के देख लोगे। पहली बात तो ये देख लोगे सेम ऑब्जेक्ट्स लगे हुए हैं या अलग अलग हैं। अगर वो अलग अलग है तो आइडेंटिकल हो ही नहीं सकते, ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब है सब कुछ एक जैसा होना। आइडेंटिकल कब होंगे? अगर इसका भी R आएगा और इसका भी R आएगा, इसका भी ऐसा आएगा और इसका भी ऐसा आएगा, और ये क्या कर रहे होंगे एक दूसरे को सुपर इम्पोज तभी करेंगे तब ऐसी सिचुएशन होगी, R का R और S का S आएगा, तो मेरे ये आपस में क्या कहलाए? आइडेंटिकल। अगर मेरे पास क्या हुआ, एक R था जो पहले, वो बाद में लाइट से जो हमने पास कराया और वो मुझे S मिला है, तो ये आपस में क्या हो गया? इनएंशियोमर्स। यही समझाना मैं चाह रही थी, क्योंकि तुमसे ये पूछा जाता है, ये आपस में तुम्हें कुछ डायग्राम देगा, पूछेंगे आपस में इनएंशियोमर्स है या आइडेंटिकल है, मीसो कंपाउंड है या डायस्टीरियोमर्स। तो इनएंशियोमर्स निकालने आ गए कि ये आपस में कैसे है। अब इसके एक दो वो लिख लो। अगर दो कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो या तो ये इनएंशियोमर होगा या क्या होगा बेटा, डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स मैंने एक और बताया था क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स जो हमारे कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे वो आपस में क्या थे? डायस्टीरियोमर्स। ये आपस में क्या है? देखो ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं या नहीं है? नहीं है। अगर मैं इसे पूरे को यहाँ उठाऊंगी तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन आएगा। अगर मैंने इसको ये उठाया और इसके ऊपर रखा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं, तो ये मेरा क्या कहलाया? इनएंशियोमर्स। ये क्या हुआ मेरे? इनएंशियोमर्स। अब देखो एक चीज डायस्टीरियोमर्स में क्या आती है, ये इनएंशियोमर्स लिख लो पहले। उसके बाद हेडिंग डालना डायस्टीरियोमर्स। आइडेंटिकल और इनएंशियोमर्स मेरे मिरर इमेजेस थे। सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस क्या थे? मेरी आइडेंटिकल कंपाउंड्स थे। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस मेरी क्या
थी? इनएंजियोमर्स थे। बट डायस्टीरियोमर्स मिरर इमेजेस नहीं होते, दे आर जस्ट आइसोमर्स, दे आर नॉट मिरर इमेजेस। लिखो डायस्टीरियोमर्स आर नॉट मिरर इमेजेस। Diastereomers are not mirror images. लिख लिया? अब देखो उसका डायग्राम कैसे बनेगा अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका लिखोगे तो बराबर है सब कुछ, तो आइसोमर्स तो है आपस में, सही है। इसमें क्या हुआ है, कायरल कार्बन कितने कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट है दोनों में, कितने कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट है? एक कायरल कार्बन, दो कायरल कार्बन, एक कायरल कार्बन, दो कायरल कार्बन। अब जरा इनके आर और एस निकालो, इन सेंटर्स के आर और एस निकालो दोनों यूनिट्स में, इस वाले में भी निकालो, इस वाले में भी निकालो, और सेम इनएंजियोमर्स के लिए जो हमने लिखी है उसके लिए भी निकालो, दोनों के लिए आर और एस। इतना दिमाग क्यों लगाना, निकालो बेटा। पहला ये आएगा, दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आएगा और चौथा ये आएगा। पहली यूनिट ये होगी मेरी, निकालो इसका क्या आएगा, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, बट यहाँ पे ये है तो ये क्या होगा क्लॉकवाइज थी इसलिए इसका ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसमें 1 पे यहाँ गई, 2 पे मैं यहाँ जाऊंगी, 3 पे मैं यहाँ जाऊंगी और चौथा मेरा क्या है, ये वाला है। इसमें मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रही हूँ बट यहाँ पे आर आएगा, ठीक है। अब इस वाले में निकालो 1 2 3 एंड 4, यहाँ एस का आर हो जाएगा और यहाँ आते हैं 1 2 3 और 4 एंटी क्लॉकवाइज गई मैं, ऐसा ना चाहिए था आर हो जाएगा। अलग अलग ही निकालेंगे दो कायरल सेंटर्स जब मेरे पास। पहले खा लो फिर मैं समझ रही हूँ, एक सेकंड। हाँ तो पता क्या बोलना चाह रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अगर मेरा ये कार्बन भी है और ये कार्बन भी है, दोनों पे सेम सेम लगे हैं, सेम ही सेम तो लगे हैं इसको। हाँ अगर मैं बेटा कायरल कार्बन देखती हूँ तो 4 वैलेंसीज को देखती हूँ खाली। इस वाले कार्बन की 4 वैलेंसीज सेटिस्फाई हो रही है 4 अलग चीजों से। एक मिथाइल है, एक अल्कोहल है, एक ये बड़ा वाला एल्काइल चेन है पूरी, और एक हाइड्रोजन है, तो ये कायरल कार्बन हो गया। सेम इस वाले में करूंगी, इसके लिए एक अल्काइल चेन ये हो गई, एक ये 4 हो गए तो 2 आए। अब देखो डायस्टीरियोमर्स में मुझे क्या मिला, एक एस था और एक आर था, ठीक है। जब मैंने इसको दोबारा से लिखा, जो मुझे दूसरा एक डायग्राम मिला है उसमें मुझे क्या मिले हैं, दूसरे आइसोमर्स में आर और आर। अगर मेरे पास ऐसे ही 2 डायग्राम दिए हुए जो आपस में क्या है, आइसोमर्स है, सही है, मुझे पेपर में दिख रहे हैं, मैं उनका क्या निकालूंगी, आर एस कॉन्फिगरेशन निकालूंगी। अगर एस आर मेरे पास आर आ रहे हैं, कोई भी मान लो आर आर है और उसका एस आर आ जाता है या आर एस आ जाता है, तो ये आपस में मेरे क्या हो जाएंगे बेटा, या एस एस का, मतलब कोई भी एक कायरल कार्बन की मेरी कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाती है तो वो मेरे आपस में डायस्टीरियोमर्स होंगे। आपस में क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स होंगे। अगर एक कायरल कार्बन की कॉन्फिगरेशन चेंज हो रही है सिर्फ तब,
अगर मेरे दोनों कायरल कार्बन मतलब एसएस पहले वाले का था और ये एनेंटियोमर्स में देखना आरआर तुम्हारा दूसरे वाले का हो जाएगा, दोनों कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एनेंटियोमर्स कहलाएंगे। आया? और अगर मेरे आर का आर रहता है और एसएस का एसएस रहता है, तो मेरे ये आपस में आइडेंटिकल कहलाएंगे। आया नहीं आया बेटा समझ में? नहीं आया अंश? पहली बात तो एनेंटियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स को जब मैं देख रही हूँ तो दो कायरल कार्बन होने जरूरी है अभी पर, सही है? दो कायरल कार्बन से मेरे पास है, तब मैं डायस्टीरियोमर्स और एनेंटियोमर्स दोनों देख रही हूँ। अगर मेरा यहाँ पे OH है और ये H है और यहाँ H है और इधर OH है, सही है? यहाँ मिथाइल है और यहाँ इथाइल, ठीक है? मैंने जैसे ही इसकी मिरर इमेज बनाई, यहाँ OH आया मेरा, यहाँ H आया, यहाँ मिथाइल आया और इधर H आया और इधर OH आया और ये, ठीक है? ये आपस में सुपर इम्पोजिबल है क्या? इसको मैं ऐसे करके उठा के इसके ऊपर रखूंगी तो एक दूसरे को ढकेंगे क्या? ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन ये चेंज हो गया, इट मीन्स इट इज नॉट अ मिरर इमेज। मिरर इमेज तो है आपस में, बट इट इज नॉट सुपर इम्पोजिबल, सही है? तो ये पहली एक चीज रिक्वायरमेंट है मेरी किसके लिए, एनेंटियोमर्स के लिए, कि दो कायरल कार्बन होंगे तो ये क्या होंगे, मिरर इमेजेस होंगे बट सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे, तो ये मेरे क्या कहलाई, एनेंटियोमर्स। बट इतना सब तो वहां कहाँ मिरर इमेज बना के देखोगे, इसके लिए हम क्या एक शॉर्टकट निकाला है, मैं इस वाले कायरल कार्बन को, कायरल कार्बन ये दिख रहा है, अंश दिख रहा है ये कायरल कार्बन अच्छे से, एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, तीन, चार, चारों अलग से है, सेम गोज टू इसके लिए, 1, 2, 3 और 4 अलग अलग है। अगर ये अलग है और ये अलग है, सही है? तो ये मेरे कायरल कार्बन हो गए, ये मेरा पहला कायरल कार्बन, ये मेरा दूसरा कायरल कार्बन मान लो। फिर मैं क्या करूंगी, इसका RS निकालूंगी, इस वाले कायरल कार्बन का। इसका RS कैसे निकलेगा, पहला नंबर इसे देंगे, ठीक है? फिर यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, इस कार्बन के पास सब हाइड्रोजन होंगे क्योंकि CH3 ग्रुप है ये, बट इस कार्बन के पास क्या है, ऑक्सीजन है, इसलिए इस वाले को मैं कर दूंगी 2 नंबर, सही है? और इस वाले ग्रुप को 3 नंबर आ जाएगा और इसको 4 नंबर आ गया। आया? इतना तक समझ में आ गया नंबरिंग का? मैं अब इसको क्या करूंगी, जैसे ही इसको रोटेट करूंगी, मुझे 1 से कहाँ जाना होता है, 2 पे गई मैं, और ये किस पे आ रहा है, मेरा हॉरिजॉन्टल पे 4 नंबर आ रहा है, गई मैं क्लॉकवाइज हूँ, R होना चाहिए था, बट आएगा क्या बेटा, ऐसा, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल पे है। मेरी लास्ट प्रायोरिटी किस पे आ रही है, हॉरिजॉन्टल पे आ रही है। अब मैं इस वाले में जब देखती हूँ तो देखो, यहाँ मेरा OH है, यहाँ मेरी लॉन्ग एल्काइल चेन है, यहाँ मेरी EP है और यहाँ मेरा हाइड्रोजन। यहाँ पे मेरी पहली प्रायोरिटी मैंने इसे दी, दूसरी लॉन्ग चेन है तो दूसरी प्रायोरिटी मेरी इसको जाएगी, तीसरी मेरी इससे जाएगी और चौथी मेरी इससे जाएगी, ठीक है? आया सबको? इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगी, ये जाऊंगी, क्योंकि पहले मुझे 1 से 2 की तरफ बढ़ना है, हमेशा 1 से 3 की तरफ नहीं जाऊंगी, 1 से 2 की तरफ, 2 से फिर 3 की तरफ, तो भले 4 बीच में आ रहा हो या बाद में आ रहा हो, हमें उससे फर्क नहीं है। जैसे ही मैंने इसे ऐसे घुमाया, ये कैसी होनी चाहिए थी, R होनी चाहिए थी, बट हमारी लास्ट प्रायोरिटी अभी भी हमारी किस पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, S हो जाएगा। अब मैं इस साइड आ जाती हूँ, इस वाले पे देखो, यहाँ मेरा क्या प्रायोरिटी आएगी, पहली प्रायोरिटी यहाँ आएगी OH के लिए, दूसरी प्रायोरिटी यहाँ आएगी क्योंकि लॉन्ग एल्काइल चेन है ये मेरी सारी, तीसरी यहाँ आएगी और चौथी कहाँ आएगी बेटा, यहाँ आएगी। आई? मुझे जाना यहाँ से यहाँ चाहिए था, क्या आना चाहिए था, इसका ऐसा आना चाहिए था, बट आएगा क्या, R आएगा। अब मैं इस वाले कार्बन के लिए आ जाती हूँ, ये OH हो गया, ये H हो गया और मेरी ये लॉन्ग एल्काइल चेन होगी इथाइल। पहला मेरा इस पे आ जाएगा, दूसरा मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तीसरा मेरा
एड्रेस यहाँ पे आएगा और चौथा मेरा यहाँ पे आएगा। आया सिंपल। यहाँ से कैसे जाना चाहिए था, ऐसे एस जाना चाहिए था, बट आया क्या मेरा आ गया। इसमें क्या क्या आया था मेरा एस एस, मिला मुझे क्या आ रहा। तो ये दोनों आपस में एनहेंशियोमर्स होते हैं। आया समझ में? अब आ गया डायस्टीरियोमर, समझ में आए थे? आइडेंटिकल में बेटा पूरा पूरा आर आर अगर मेरी है तो इसकी भी आर आर है, बिल्कुल समझे? आया सबको समझ में या नहीं आया? हो जाएंगे इसके क्वेश्चंस आराम से कि अगर तुमसे डायग्राम से पूछेगा कौन सा डायस्टीरियोमर है, कौन सा। अब डायस्टीरियोमर्स डिफरेंट कैसे दिख रहे थे हमें? हाँ देखो, ये अगर ज्यादा ही कुछ वैसा हो गया, ये देखो बेटा OH OH H H एमीन और इथाइल लगा लो, मान लो फिर यहाँ H OH OH H यहाँ एमी लगा लो और इधर इथाइल लगा लो। ये तो साफ साफ दिख रहा है ये मिरर इमेज ही नहीं है एक दूसरे की। सबको दिख रहा है ना ये मिरर इमेज नहीं है? किसी को ये मिरर इमेज तो नहीं लग रही? हर व्यक्ति को ये ना मिरर इमेज लग रहा है कि ये मिरर इमेज नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं है पूरी क्लास में जिससे ये महसूस हो रहा हो ये दोनों आपस में मिरर इमेज है। पीछे वाले को बोला मिरर इमेज दिख रहे हैं, बिना मिरर इमेज दिख रहे हैं? हाँ विदाउट मिरर इमेज है ना? हाँ ये जब विदाउट मिरर इमेज है तो यहाँ आइडेंटिकल और एनहेंशियोमर की तो बात ही खत्म हो गई। आइसोमर्स है ये भी दिख रहे हैं हमें आपस में, सही है? आइसोमर्स है, हमारे मिरर इमेज में नहीं है तो सिंपल हो गया डायस्टीरियोमर्स। और अगर फिर भी तुम्हें निकाल के देखना है तो मान लो अगर एक की एस आ गई तो दूर से रेखा आर एस आ जाएगा, ये एस आर आ जाएगा। एक सेंटर की कॉन्फिगरेशन बस चेंज हो जाएगी। आया समझ में? आराम से। अब इससे ज्यादा क्योंकि बार बार रिपीट करने की एनर्जी बची नहीं है। अब इसके बाद देखो एक और आता है इसी में, एक आता है बेटा वाइट फिनाइल वाले। ये भी सीखो, ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ अलग सा डायग्राम जब भी दिखता है तो ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसमें दो वाइट फिनाइल्स होती हैं। एक क्या होता है इसमें, पहली बात तो क्या होती है बेटा बल्कि ग्रुप्स लगे हुए होते हैं। जी ग्रुप जो होते हैं हमारे अच्छे खासे बल्कि ग्रुप्स होते हैं, हल्के वाले ग्रुप्स यहाँ नहीं लगते। मतलब हाइड्रोजन एक सिंगल एटम हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम नहीं लगा हुआ होता। यहाँ क्या लगे होंगे, मान लो NO2 लगा हुआ है। इस टाइप के बड़े बड़े वाले ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, बल्कि ग्रुप्स बोल रहे हैं। COOH लगा हुआ है, यहाँ COOH लगा हुआ है और यहाँ मेरा NO2। अब मैंने कल एक चीज बताई थी, अगर दो डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली होते हैं तो एक प्लेनर होता है और एक कैसा होता है ऊपर नीचे की साइड। सेम इसमें होता है, एक रिंग मेरी प्लेनर पे होती है और एक रिंग मेरी बेजिडेस पे होती है। जो बेजिडेस वाली रिंग होती है, सही बोल रही हूँ मैं शायद, सही बोल रहे हो? हाँ बेटा। अब देखो इसमें क्या दिया होगा तुम्हें, एक के दोनों बॉन्ड तुम्हें कैसे दिए होंगे, प्लेनर पे दिए होंगे। एक के दोनों बॉन्ड तुम्हें कैसे दिए होंगे, बेज और डेस पे दिए होंगे। ठीक है, जिसकी प्लेनर पे जो इसके दिए होंगे उसको हम एक और दो प्रायोरिटी देंगे। ऑलवेज 1 and 2 प्रायोरिटी हम प्लेनर रिंग को देंगे। किसे देंगे, प्लेनर रिंग को। तो प्लेनर रिंग में इसमें ये वाली दिख रही है वाइट फिनाइल्स है। प्लेनर रिंग मुझे कौन सी वाली दिख रही है, ये वाली दिख रही है क्योंकि इसमें बेजिडेस आ गया। तो मैं पहली प्रायोरिटी नाइट्रोजन को दूंगी, ऑक्सीजन को दूंगी, कार्बन को दूंगी, नाइट्रोजन को दूंगी। पहला नंबर मेरा इसका हो गया, दूसरा नंबर मेरा इसका हो गया, तीसरा
तीसरा नंबर मेरा इसका हो गया और चौथा नंबर मेरा इसका हो गया। सेम इधर से इधर को चले जाएंगे हम लोग। कैसे जा रहे हैं हम? क्लॉकवाइज। आर आ जाएगा क्योंकि हमारी चौथी प्रायोरिटी किस पे है? डैश पे। एज सिंपल एज सिंपल। आया समझ? कुछ नया विज्ञान तो नहीं है इसमें, सिर्फ इतना याद रखना है कि हमें काउंटिंग प्लेनर रिंग से शुरू करनी है। सही है? सेम तुम्हारा अगर दो कम्युलेटेड डबल बॉन्ड लगे हुए होंगे तो भी यही खेला होगा। कम्युलेटेड डबल बॉन्ड का मतलब इधर तुम्हारा CH3 है, इधर ET है बेटा, और इधर भी तुम्हारा क्या हो गया? ET हो गया, और इधर मेरा CH3 हो गया। अगर मेरे ऐसे लगे हुए हैं ये दोनों, सही है, ये वाले हैं, तो मैं प्लेनर पे ये दोनों दिख रहे हैं मुझे, तो मैं काउंटिंग यहाँ से शुरू करूंगी। पहला इसे, दूसरा इसे, तीसरा इसे और चौथा इसे। फिर मैं जब एक से किधर जाऊंगी? इधर को जाऊंगी, तो ये R आना चाहिए था मेरा, बट ये आ क्या जाएगा? ऐसा आ जाएगा क्योंकि मेरा चौथा ग्रुप किस पे हो जाएगा? मतलब वो तो तीसरा ग्रुप है, सॉरी मैं चौथा ग्रुप बोल रही हूँ उसे, तो मेरे R ही आ जाएगा। ठीक है, फिर से लिखती हूँ, ऊपर ही लिखूंगी भाई मेरे। एक कार्बन, डबल कार्बन, ट्रिपल कार्बन, डबल कार्बन, ऐसे वाले बॉन्ड को हम क्या बोल रहे थे? कम्युलेटेड डबल बॉन्ड। सही है? जब इवन नंबर्स में होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं। यहाँ मेरा मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ मेरा इथाइल लगा हुआ है, यहाँ मेरा मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ मेरा इथाइल लगा हुआ है। तो मैं प्रायोरिटी नंबरिंग करना कहाँ से शुरू करूँगी? यहाँ से। 1 नंबर, 2 नंबर, देन यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? 3 नंबर, और इसी क्या आ जाएगा? 4 नंबर। जब मैं 1 से 3 जाऊंगी तो 8 जा रही थी, बट मेरा 4 नंबर वेज पे है, इसलिए इसे S कर दूंगी। बाकी नोट्स में भरपूर मात्रा में डिटेल्ड होके लिखे हुए हैं थ्योरी के साथ। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि चीजें एक्सप्लेन होनी जरूरी है। सही है? कायरल कार्बन के लिए मैंने क्या क्या बताया? कायरल कार्बन क्या थे? ऐसे कार्बन के चारों वैलेंसीज डिफरेंट से हमें सेटिस्फाई होगी। सही है? इनएंशियोमर होने के लिए क्या होना चाहिए था? इनएंशियोमर आइडेंटिकल। अगर मेरे पास एक कार्बन है, सही है, तो मेरी क्या होनी चाहिए? मिरर इमेज होनी चाहिए। और अगर वो सुपर इम्पोजिबल है तो वो आइडेंटिकल, और अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो वो क्या है? तुम्हारा इनएंशियोमर्स है। अगर मैं RS निकालूंगी इनएंशियोमर्स में तो अपोजिट RS आएगा। सिंगल कायरल कार्बन का भी RS अगर निकालूंगी मैं मिरर इमेजेस का तो अपोजिट आएगा। अगर मेरा पहले R था तो फिर S हो जाता है। अगर मेरे पास 2 कायरल कार्बन हैं एक में, तो 2 कायरल कार्बन में फिर क्या हो जाएगा मेरा? क्या हो जाएगा बेटा? अगर मेरे पहली बात तो क्या होनी चाहिए? अगर मिरर इमेज है तो वो इनएंशियोमर्स है, अगर वो मिरर इमेज नहीं है तो वो डायस्टेरियोमर्स है। अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे क्या निकाल के देखना है? RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लेनी है। अगर दोनों का क्या हो जाएगा बेटा? RR था या SS था, और दोनों का चेंज हो गया SS और RR हो जाएगा, तो ये क्या आया था मेरा? इनएंशियोमर आया था। और अगर एक कायरल कार्बन की मेरी सिचुएशन चेंज हो रही थी तो वो मेरा क्या कहला रहा था? डायस्टेरियोमर। बस इसी के साथ आज की क्लास समाप्त हो जाती है। बाकी जो बच्चे बचाए क्वेश्चन है वो रात को, ठीक है?